गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग 12th की केमिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम यहाँ से आगे शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट 2 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये अपना फर्स्ट चैप्टर है। नाम है इसका हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलो एल्केन्स? बहुत सिंपल सा मीनिंग इसका, अगर हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा, हेलोजन एटम द्वारा, तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोलेंगे हेलो एल्केन्स। यानी एल्केन्स में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोलेंगे अपन हेलो एल्केन्स, राइट ना। वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन्स आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम, देन कंपाउंड जो फॉर्म होंगे उनको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो एल्केन। पता है आपको हेलो एल्केन जो होता है वो IUPAC में नाम लिखा हुआ, जैसे अगर मैं कहूँ RX तो X को यहाँ अपन बोल रहे हैं हेलो एज अ प्रीफिक्स, और ये है कार्बन चेन जिसको आपको क्या लिखना है, एल्केन के फॉर्म में, तो क्या नाम बन जाएगा, हेलो एल्केन। और इसी का अगर आपको कॉमन लैंग्वेज में नाम लिखना है तो R को क्या लिखेंगे अपन, एल्काइल, और X के लिए क्या लिखेंगे हम, हैलाइड। जैसे ये रहा देखो एग्जाम्पल क्लोरोमीथेन, इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें अपन CH3Cl, ये देखो है ना, तो Cl यहाँ पे कौन हुआ, सब्सटीट्यूट, तो इसका नाम एज ए प्रीफिक्स लिखा जा रहा है क्लोरो, और एक कार्बन की चेन बनेगी इसलिए क्या लिखेंगे अपन, मीथेन। हालांकि नोमेनक्लेचर वाली बात अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। सिंपल सा मीनिंग था, जब एल्केन्स में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को हेलोजन द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको बोलेंगे हम हेलो एल्केन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलो एरिन्स? पहले हेलो एल्केन्स था, अब है हेलो एरिन्स। इसमें ये वाला कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, इसको अपन एरीन बोलते हैं, बेंजीन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर हम बेंजीन से किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या जोड़ देते हैं, वहाँ पे हेलोजन को लाके जोड़ेंगे तो जो कंपाउंड्स नए जो बनेंगे उनको हम बोलेंगे हेलो एरिन्स। सही है ना, सिंपल सा मीनिंग, अगर हम बेंजीन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे हेलोजन जोड़ देते हैं तो जो नए कंपाउंड्स फॉर्म होंगे उनको बोलेंगे हेलो एरिन। तो यहाँ तक इस चैप्टर का मीनिंग हमने समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन का मीनिंग था, अगर एल्केनों में से हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर हेलोजन परमाणु जोड़ते हैं तो हेलो एल्केन बनेंगे, और अगर बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन जोड़ते हैं तो हेलो एरिन्स बनेंगे। ठीक है ना, अगर एल्केन में से एक से अधिक हाइड्रोजन आप हटा तो हेलो एल्केन, और बेंजीन से अगर हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ेंगे तो हेलो एरिन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, इधर जो क्लासिफिकेशन लिखा है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि कंपाउंड में कितने हेलोजन आपने जोड़े हैं। अगर एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ तो वो बोला जाएगा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन, ट्राई, और उसके बाद सीधा आप लिख सकते हो पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है कि जो हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यानी कि संकरण अवस्था क्या है, वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, sp2 है कि sp3 हाइब्रिडाइज है, इस पे डिपेंड करेगा ये वाला क्लासिफिकेशन। जैसे अपने पास लिखा रहा sp3 कार्बन कंटेनिंग अगर है और वहाँ अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये देखो आप, तो उसमें कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, एक तो एल्काइल हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो एल्केनों के डेरिवेटिव होते हैं, इसलिए इनमें हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा होगा ना वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। एलाइल हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट पास वाला नियरेस्ट कार्बन होगा, और उस पे भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा अपने को, sp3। तीसरा टाइप है बेंजाइल या बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें आप देख रहे हो हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा वो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा, और प्लस उस वाले कार्बन पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी sp3 संकरण अवस्था होगी। ये एक टाइप हो गया जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात की हमने। और ये दूसरा नेचर ऑफ कार्बन एटम, हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है ना वो कार्बन प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री है या फिर सेकेंडरी कार्बन है या फिर टर्शरी कार्बन है,
उस पर बेस्ड है ये वाला क्लासिफिकेशन, जिसमें अपन 1 डिग्री यानी प्राइमरी एल्किल हैलाइड की बात तब करेंगे जब हैलोजन एटम, जैसे ये आप देखो क्लोरीन जुड़ा हुआ कौन से कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ, ये कौन सा कार्बन बोला जाएगा, प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी यानी प्राथमिक कार्बन कब बोलना अपने को, जब कोई कार्बन डायरेक्टली एक अदर कार्बन के साथ जुड़ा मिले, राइट। जब कोई कार्बन सीधा सीधा यानी डायरेक्टली एक अदर कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो वो बोला जाएगा प्राइमरी कार्बन। और अगर ऐसे प्राइमरी कार्बन के साथ हमने कोई हैलोजन जोड़ रखा है तो वो बोला जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। हम बात करें अगर सेकेंडरी कार्बन, ऐसा कार्बन जो दो अदर कार्बन के साथ जुड़ा मिले आपको, है ना, वो कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ टू अदर कार्बन के साथ जुड़ा तो वो सेकेंडरी कार्बन होगा। और उसके साथ अगर आप हैलोजन जोड़ दोगे तो वो कौन सा कंपाउंड बोला जाएगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। एंड सेम एज अगर कोई कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है तो टर्सरी कार्बन बोला जाएगा, हम उसे तृतीय कार्बन भी बोल सकते हैं। और उस 3 डिग्री कार्बन के साथ अगर हैलोजन जुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे अपन 3 डिग्री या टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स। अच्छा बताओ एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं बताओ, जब डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट पास वाले sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ होता है तब क्या बोलेंगे उसको, एलाइलिक हैलाइड। मीन्स ये जैसे C डबल बॉन्ड C, इसका जस्ट पास वाला ये जो कार्बन है कौन सी होनी चाहिए, sp3। और अब अगर यहाँ पे आप कोई हैलोजन जोड़ देते हो तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा बताओ, एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है ना। देन नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड कब बोलेंगे अपन, जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए sp3 कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ हो। इस वाला एग्जाम्पल में आप देख रहे हो ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये वाला जो कार्बन है ना जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस वाली कंडीशन को अपन बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। जैसे ये प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तो ये कार्बन sp3 है बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो बेंजाइल हुआ, प्लस इस कार्बन के साथ हम कहें कि सिर्फ एक अदर कार्बन ये जुड़ा हुआ है ना, इसलिए प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड बोला जाएगा। सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं इसको, पहले तो हम ये चेक करेंगे ये बेंजाइलिक है कि नहीं है। तो आप देख रहे हो कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और इसके साथ ये हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब इसको सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं अपन, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कार्बन 1 और 2 अदर कार्बन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी। एंड सेम एज टर्सरी कब बोलेंगे अपन, जब हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हो और वो कार्बन आप देख रहे हो यहाँ पे 1, 2 और 3 अदर कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा टर्सरी बेंजाइल हैलाइड। देन हम बात करें कि अगर हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हो तो कौन कौन सा टाइप इसमें हो सकता है। ये देखो आप, एक है विनाइल, इसको हम विनाइल प्रोनाउंस कर सकते हैं, वाइनिल भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो विनाइल कब बोलेंगे, जब हैलोजन एटम डायरेक्टली कहाँ जुड़ा मिले आपको, डबल बॉन्डेड कार्बन C डबल बॉन्ड C। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब डबल बॉन्ड कार्बन है तो 100% वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोजन बॉन्डेड है, तो वहाँ पे 2 टाइप हो सकते हैं, एक तो विनाइलिक हैलाइड और एक कौन सा होगा बताओ, एराइल हैलाइड। करेक्ट। देन नेक्स्ट विनाइलिक हैलाइड, वापस वो का सेम कंसेप्ट देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। और इसमें आप देख रहे हो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही ये जुड़ा हुआ हैलोजन एटम। फिनाइलिक हैलाइड्स, इसमें आपने देखा कि हैलोजन एटम कहाँ जुड़ा होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, है ना। तो अगर हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा होगा देन ये टाइप कौन सा बोला जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। इसमें भी आप देख रहे हो ये बेंजीन रिंग नहीं है ना, क्योंकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड है। बेंजीन रिंग तो तब होता है जब 3 डबल बॉन्ड होते, वो फिर अल्टरनेट फॉर्म में, तब उसका नाम अलग होता, वो फिर एराइल हैलाइड होता। जबकि यहाँ इसका नाम क्या बताओ, विनाइलिक हैलाइड, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ ही हैलोजन जुड़ा हुआ है।
एराइल हैलाइड, ये देखो आ गया एराइल हैलाइड। जब हैलोजन एटम सीधा आपको कहाँ जुड़ा मिलेगा, बेंजीन रिंग के साथ। और पता है आपको बेंजीन रिंग में सभी 6 के 6 कार्बन जो होते हैं ना बेटा, वो कौन से हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो एराइल हैलाइड्स बोलो या फिर IUPAC में बोलते हैं हम इसको हेलो एरीन। इसका मीनिंग क्या होगा, जब हैलोजन सीधा कहाँ जुड़ा मिलेगा, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग का मतलब कौन सा कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो इसको बोलेंगे अपन एराइल हैलाइड्स। देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स। नामकरण के लिए हमारे पास 2 सिस्टम अवेलेबल होते हैं, कॉमन नेम सिस्टम और एक IUPAC नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम में पहले नाम किसका लिखा जाएगा, एल्काइल ग्रुप का। मतलब जैसे RX हैं तो पहले नाम किसका लिखोगे आप, R का नाम पहले लिखेंगे अपन, एल्काइल। बहुत सारे एल्काइल ग्रुप है जो अपने को याद करने पड़ेंगे, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ये सारी चीज़ें होती हैं। और लास्ट में इसके साथ क्या जोड़ना आपको, हैलाइड। जैसे ये अपने पास एक एग्जाम्पल है बेटा, CH3CH2Cl। इसका अगर कॉमन नेम लिखना है अपने को तो बताओ ये तो क्या हो जाएगा, इथाइल, 2 कार्बन वाला ग्रुप इथाइल। और इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ हम, क्लोराइड, ठीक है ना। और IUPAC में क्या करना है, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट मानना पड़ेगा। तो ये प्रीफिक्स के रूप में यानी पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाएगा। और इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, है ना। और इसके बाद में आएगी कार्बन चैन एल्केन के फॉर्म में। तो IUPAC नाम क्या बन रहा है यहाँ पे, हेलो एल्केन। कुछ प्रीफिक्स यहाँ पे जैसे ये देखो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और रूट नेम जो हम 11th क्लास से पढ़ के आते हैं कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ये सब कार्बन के नंबर के बेसिस पे रूट नेम है। अगर कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड होगा तो अपन वहाँ पे एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड आ गया तो ईन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन लिखेंगे। ये बेसिक आइडिया था नोमेनक्लेचर के बारे में। नेचर ऑफ CX बॉन्ड यानी कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पोलर बॉन्ड है कि नॉन पोलर बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर हम पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड की बात करें तो। और आपको पता है बेटा, कार्बन और हैलोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हैलोजन, राइट। इसलिए जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसकी ओर डिस्प्लेस होंगे, हैलोजन की ओर डिस्प्लेस होंगे, जिससे हैलोजन पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब हुआ कि CX बॉन्ड जो है उसका नेचर क्या होगा बताओ, पोलर। CX बॉन्ड जो होता है वो पोलर नेचर का है। यहाँ पे पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल अपीयर हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे अपन पोलर बॉन्ड है। जो आप यहाँ देख भी रहे हो, CX बॉन्ड इन हैलोएल्केन्स इज पोलर इन नेचर। कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड लेंथ, जैसे कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, कि क्लोरीन है कि ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो आप देख रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कार्बन और आयोडीन के बीच बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि कार्बन और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ बहुत कम है। और आपको पता है जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही आसान होता है। इसलिए आप रिएक्टिविटी ऑर्डर जब देखोगे तो CI यानी कार्बन और आयोडीन जो है बॉन्ड जल्दी टूटेगा, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ये लिखा देखो अपने पास, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कार्बन आयोडीन बॉन्ड। डाइपोल मोमेंट ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसमें क्लोरीन का जो है डाइपोल मोमेंट बाकी वाले हैलोजन से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। लास्ट वाले पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन आपको पता है ना, जब बेंजीन रिंग पे हम क्या जोड़ देंगे, क्लोरीन, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। साथ में कंपेयर करने के लिए दूसरा कंपाउंड कौन है बताओ, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में डबल बॉन्ड नहीं आएंगे, जस्ट ये वाले स्ट्रक्चर है ना। डिफरेंस देखो, ये तो है क्लोरोबेंजीन, ये कौन है बेटा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बोल दो या फिर साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा या फिर कम होगा। तो क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट क्या बता रहे हैं यहाँ पे देखो, लोअर, कम। रीजन क्या है कि यहाँ पर है कार्बन, वो तो इधर भी है, देखो कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है,
कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है? क्लोरीन की। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो बनेगा वो कार्बन से क्लोरीन की ओर, इधर भी कार्बन से क्लोरीन की ओर। पता है ना, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी बॉन्ड के लिए अगर आपको डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर एक छोटे से एरो द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो ये एरो बन गया, इस वाले बॉन्ड के लिए भी ये एरो बन गया। लेकिन अब दिक्कत ये हो जाती है कि इस वाले कंपाउंड में क्लोरीन के साथ जो लॉन पेयर होते हैं वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए एक वेक्टर वापस क्या बन जाएगा यहाँ पे? अपोजिट साइड में। ये दो वेक्टर अपोजिट साइड में चलेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे इस वाले वेक्टर को बैलेंस करने के लिए कोई भी अपोजिट साइड में डाइपोल मोमेंट वेक्टर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए। तो बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होगा। समझे ना? दोबारा समझते हैं अपन इस पॉइंट को। क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से कम क्यों है? तो मैंने आपको बताया कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इससे हम किसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होते हैं वहाँ बॉन्ड्स पे जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक छोटे से एरो साइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होती हैं। तो यहाँ हमने कार्बन से क्लोरीन की ओर, इधर भी हमने कार्बन से क्लोरीन की ओर डाइपोल मोमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन इसमें क्लोरोबेंजीन में क्या हो जाता है कि जो क्लोरीन पे लॉन पेयर होते हैं वो बेंजीन के साथ क्या कर लेते हैं? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इसलिए एक वेक्टर तो चल रहा है -I फैट के कारण ऊपर और एक वेक्टर वापस आ जाएगा नीचे। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा कम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। सबसे पहले इसमें आ रहा है अपने पास सॉल्युबिलिटी। बताओ आप, क्या हेलो एल्केन वाटर में सॉल्युबल होंगे? आंसर है नहीं, जबकि ये पोलर नेचर के होते हैं, है ना? पढ़ा था अब थोड़ी देर पहले आपने, RX यानी CX बॉन्ड पोलर होता है, फिर भी ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, या यूँ कहें बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। रीज़न क्या है बेटा इसका? कि ये जो है ना हेलो एल्केन वाटर के साथ क्या नहीं कर पा रहे बताओ? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहे। दैट इज द रीजन कि एल्किल हैलाइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सीधा सा आंसर, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होंगे ना, जैसे लास्ट में लिखे दिख रहे हैं आपको, एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, इनके अंदर हेलो एल्केन इजीली डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते। अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का पॉइंट है अपने पास वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हमें बस इतना सा ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। कंपाउंड का मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ साइड चेन, पार्श्व श्रृंखलाएं। साइड चेन जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे अपन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए, इस वाले एग्जाम्पल को देखो आप, लेफ्ट से राइट की ओर चलने पर क्या हो रहा है? हैलोजन सेम रखा हमने, हाइड्रोजन को चेंज नहीं किया। जैसे यहाँ अगर क्लोरीन है तो सब जगह क्लोरीन मिल रहा है आपको, लेकिन कार्बन देखो, यहाँ कार्बन का नंबर था 1, यहाँ कार्बन हो जाएंगे 2, फिर 3, फिर 4, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर क्या हो रहा है बताओ? कंपाउंड का मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बताओ? इंक्रीज। तो ये कौन सा ऑर्डर बोला जाएगा? दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मोलर मास बढ़ने से इनके बीच में जो वंडर वॉल फोर्सेस थे वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। लेकिन साइड चेन वाली बात वो ये रही, देखो इस वाले एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो, इसमें भी टोटल कार्बन 4 है, यहाँ पे भी टोटल कार्बन 4 है, और इसमें भी टोटल कार्बन 4, यानी तीनों ही कंपाउंड का मोलर मास तो क्या रहेगा इस बार? सेम रहेगा। लेकिन साइड चेन, यहाँ आप देखो स्ट्रेट चेन बन रही है, यहाँ एक साइड चेन मिल रही है, और यहाँ दो साइड चेन होगी। तो जितना ज़्यादा साइड चेन बनेगी किसी मॉलिक्यूल में, उनके बीच में वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हो ये वैल्यूज दिख रही है अपने को, इसका कॉमन नेम है देखो, ये एल्काइल हैलाइड यानी नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड,
यहाँ पे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड और ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दीज आर दी कॉमन नेम्स। अगर मेरे को इसका IUPAC नाम बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, ये कार्बन चेन बन जाएगी, ये कौन आ गया सब्सटीट्यूट। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फ्रॉम दिस वे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। बताओ 1 पे कौन सा सब्सटीट्यूट जुड़ा हुआ, क्लोरो, तो इसका IUPAC नाम बन जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। अगर इसका IUPAC नाम लिखना होता अपने को, रूल नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये दो क्या हो जाएंगे बेटा सब्सटीट्यूट। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पे कौन मिल रहा है अपने को सब्सटीट्यूट, तो ये 1 ये 2 और ये कार्बन नंबर 3। सेकेंड वाले कार्बन पे है मैथिल, फर्स्ट वाले कार्बन पे क्लोरो। बताओ पहले नाम किसका लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो फर्स्ट पे जो क्लोरो है ना, क्लोरो का C अल्फाबेट पहले आएगा, मैथिल का M अल्फाबेट बाद में आएगा। सो इसका IUPAC नाम बना 1 क्लोरो 2 मैथिल और ये हो जाएगा प्रोपेन। और लास्ट वाले में फिर से वही सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये दो क्या मिल जाएंगे अपने को सब्सटीट्यूट, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। इसमें आप देख रहे हो 2 पे क्लोरो, 2 पे ही कौन है मैथिल, तो 2 क्लोरो 2 मैथिल और ये हो जाएगा बेटा प्रोपेन। ठीक है, ये इन कंपाउंड्स के कॉमन नेम और IUPAC नेम की बात कर ली। यहाँ हम पढ़ रहे थे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इसमें आपने देखा कि साइड चेन नहीं थी, यहाँ पे स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आप देखो 78.5। एक साइड चेन आते ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, देखो रिड्यूस हो गया। यहाँ पे और भी ज़्यादा साइड चेन आ गए तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो कंसेप्ट कहता है अगर मोलर मास इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है और साइड चेन इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये यहाँ से आगे आ जाता है प्रिपरेशन मेथड। हेलो एल्केन को अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे अलग अलग कंपाउंड से उसमें फर्स्ट अपने पास आ रहा है फ्रॉम एल्केन। एल्केनों से हम एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो ये है बेटा एल्केन, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेन। हम इसका करवाने जा रहे हैं हेलोजिनेशन, हेलोजन जोड़ना चाहते हैं किसकी प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो रिएक्शन है वो कौन से टाइप की रिएक्शन बोली जाएगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब यहाँ से हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना और उसकी जगह किसको लाके जोड़ना है, हैलोजन को। आप देख भी रहे हो यहाँ पे लिखा है हैलोजन एटम क्या कर रहा है बताओ, रिप्लेसेस द हाइड्रोजन एटम इन एल्केन्स। तो यहाँ से अब देखो इस वाले कंपाउंड में 2 आंसर पॉसिबल है। एक तो हम अगर हैलोजन जोड़ें इस वाले कार्बन के साथ और एक हम हैलोजन जोड़ें इस वाले कार्बन के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी, है ना, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो कौन सा फ्री रेडिकल होता है, 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब वही जिस कार्बन पे वो फ्री रेडिकल है वो कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ जुड़ा, तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री यानी तृतीयक मुक्त मूलक, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। उससे कम स्टेबल 2 डिग्री, उससे कम स्टेबल 1 डिग्री और सबसे लेस स्टेबल है मिथाइल फ्री रेडिकल। ये होता है फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इस वाले एग्जाम्पल में आप देखो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँगा तो 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बनेगा और 1 डिग्री वाला है यहाँ पे एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। और अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल फॉर्म होगा और ये अपने पास क्या मिलेगा, 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट। तो आप बताओ इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हुआ, सेकेंडरी वाला। क्यों, क्योंकि ये तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल से बन रहा है और 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल कौन है बताओ, 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री। दैट्स वाई ये वाला प्रोडक्ट क्या नाम से जाना जाएगा, मेजर प्रोडक्ट यानी मुख्य उत्पाद। तो मेजर प्रोडक्ट का मतलब है कि जैसे मान लो अगर ये 20% बनेगा तो इसका फॉर्मेशन कितना काउंट करेंगे अपन, 80% ये बनेगा। ये होता है मेजर प्रोडक्ट का मीनिंग। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड था जिसमें आपको एल्केन गिवन थी और इस साइड हमें क्या फॉर्म करना था, एल्काइल हैलाइड। कैसे फॉर्म किया आपने, एल्केन्स का हमने हेलोजिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज।
जहाँ रिएजेंट के फॉर्म में अल्ट्रावायलेट रेज लिखा मिले, आप समझ जाना वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर उसमें आपको लगता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स अवेलेबल हैं, तो हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर के बेसिस पे ये पता लगाना होगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। सेकंड प्रिपरेशन है एल्कीन्स का, डबल बॉन्ड आ गया देखो कार्बन कार्बन के बीच में, इसको हम एल्कीन्स बोलेंगे। और HX का मतलब हेलो एसिड, आप इसको हाइड्रोजन हैलाइड भी बोलते हो, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजनीकरण। दोनों जुड़ेंगे, ये टाइप ऑफ रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, सब कुछ जुड़ेगा, यहाँ पे कोई भी रिप्लेस नहीं होगा। हाइड्रोजन को एक कार्बन के साथ, हैलोजन को दूसरे कार्बन के साथ जोड़ देंगे। यहाँ हमें 2 रूल भी याद करने पड़ेंगे, एक मार्कोनिकॉफ रूल और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पहले हम बात कर लेते हैं इस वाली रिएक्शन की, उसके बाद इन दोनों रूल्स को पढ़ते हैं। ये तो आपको साफ दिख रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, बताओ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड? तो आप बोलोगे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इट इज़ अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ हम ब्रोमीन को जोड़ रहे हैं। आपको पता है ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन या फिर ब्राउन रेड कलर आप बोल सकते हो। 2 ब्रोमीन है, देखो 2 एटम है, एक को यहाँ लाके जोड़ देंगे अपन इस वाले कार्बन के साथ और एक को जोड़ देंगे इस वाले कार्बन के साथ, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ये लिखा बेटा विसिनल, विसिनल का मतलब होता है जब 2 हैलोजन नियरेस्ट कार्बन के साथ बॉन्डेड होते हैं, समीपवर्ती कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, तब उसको बोलते हैं अपन विसिनल डाई हैलाइड्स। एक चीज, दूसरा ब्रोमीन का जो ब्राउन रेड कलर था ना, वो इस रिएक्शन में जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर, रंग उड़ जाता है, कलर गायब हो जाता है। इसलिए इस वाली रिएक्शन को बोला जाता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, असंतृप्तता का परीक्षण बोला जाता है इसको, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्योंकि यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था इसलिए कलर क्या हो जाता है, गायब। अगर यहाँ एल्केन लिया होता हमने तो शायद कलर गायब नहीं होता, तो वहाँ बोलते हैं अपन कि गिवन कंपाउंड जो होगा वो अनसैचुरेटेड नहीं है। ये अपने पास आ गया मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है अगर हमारे पास असम्मित एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे ये देखो आप प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल का मीनिंग होता है ऐसी एल्कीन जिसको अगर हम डबल बॉन्ड से तोड़ते हैं तो 2 इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे। आप डबल बॉन्ड से तोड़ो, इधर 2 कार्बन है, इधर एक ही कार्बन पहुंच रहा है, तो क्या इसको हम सिमेट्रिकल बोल सकते हैं? नहीं ना। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। और इसके साथ आप अगर मान लो HCl को जोड़ना चाहते हो तो H पे प्लस Cl पे माइनस, तो ये रूल कहता है कि जो रिएजेंट है ना बेटा, उसमें जो नेगेटिव पार्ट है उसको उस कार्बन पे जोड़ना जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है ना। दोबारा सुन लो, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज बॉन्डेड विद द कार्बन वेयर हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। आप डबल बॉन्डेड कार्बन को कंपेयर करोगे, इसमें 1 हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो हमें नेगेटिव वाले पार्ट को उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जोड़ना जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अपना आंसर बन जाएगा C, फिर ये CH, यहाँ पे आपने लाके जोड़ा Cl और ये हो जाएगा CH3। दिस इज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। देन इसका जस्ट रिवर्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वो क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आपको ध्यान रखना, एक तो ये सिर्फ कब वर्क करेगा जब हमें रिएजेंट के रूप में क्या गिवन होंगे, HBr और साथ में क्या होगा, पर ऑक्साइड, तो ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। व्हेन HBr एंड H2O2 आर गिवन, दोनों साथ होना जरूरी है। सिर्फ अगर HBr लिखा है तो आप वहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं काम में लेना। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, वही जो अभी लिखा था प्रोपीन वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, और ये आपको साफ दिख रहा है ये कौन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अगर आपको बोला जाए कि हमें इसके साथ क्या ऐड करना है, HBr, अगर सिर्फ HBr लिखा मिले तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वर्क नहीं करेगा।
HBr के साथ और क्या होना चाहिए बताओ, H2O2। अगर पर ऑक्साइड लिखा हुआ है तो ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम आएगा, ये ध्यान रखना। अब ये प्लस और ये माइनस वाला पार्ट, तो एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का उसको हमें उस कार्बन के साथ जोड़ना जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा। आपको वहाँ पे भी दिख सकती है कि 3 है, यहाँ पे 2 है, तो वहाँ मत जोड़ देना, क्योंकि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल डबल बॉन्डेड कार्बन पे अप्लाई करना है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन में हमने देखा कि यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो नेगेटिव पार्ट को यहाँ लाके जोड़ देंगे और ये हाइड्रोजन अपने आप ही उस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा टू मेंटेन द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये प्रोडक्ट हमने कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनाया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म किया, जो कब अप्लाई होगा, जब HBr और H2O2 दोनों साथ में लिखे होंगे तब। जैसे ये एग्जाम्पल लिख रहा देखो, अब यहाँ सिर्फ HBr है, H2O2 अवेलेबल नहीं है, तो कौन सा रूल काम में लेंगे हम, मार्कोनिकॉफ रूल। याद करो मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, नेगेटिव वाले पार्ट को उस कार्बन पे जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो आप देखो इस वाले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के साथ। ये देखो है ना, इन्होंने 2 प्रोडक्ट बना के बताया आपको कि ये मेजर प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो कब काम में लेंगे अपन, जब, अच्छा पता है इसको पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें H2O2 होता है। और एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया था, उसका नाम था खरास, इसलिए हम इस इफेक्ट को यानी कि पर ऑक्साइड इफेक्ट को खरास इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ साफ लिखा देखो, ये HBr के साथ ही काम में लेना है, HI और HCl के साथ ये वर्क नहीं करेगा। एल्कोहल से हमें फॉर्म करना है अगर एल्काइल हैलाइड, जैसे ये देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ROH, OH ग्रुप, मतलब ये आपको एल्कोहल्स गिवन है और इधर हमें एल्किल हैलाइड बनाना। फर्स्ट रिएक्शन में हम हेलो एसिड और साथ में क्या बताओ, ZnCl2। इसको पता है ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। HCl और जिंक क्लोराइड अगर साथ साथ में हो तो इसको बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट, करेक्ट, जिसमें एल्काइल क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। सेकेंड रिएक्शन में आप देख रहे हो NaBr और H2SO4, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, H2SO4 को आप यूं लिखो HHSO4, H पे प्लस HSO4 पे माइनस। इसको भी आयनों में ब्रेक करो, देखो सोडियम पे प्लस और Br पे माइनस। अब किन किन को हटाने वाले हैं बताओ अपन, ये वाला जो प्लस पार्ट है उसको इस वाले माइनस के साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और जो ये H था ना बेटा, ये H कहाँ जाके जुड़ेगा, इस वाले OH के साथ, क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर। बचा क्या, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप और यहाँ पे Br, ये रहा देखो एल्काइल ब्रोमाइड। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन करते हैं PX3, फॉस्फोरस के हैलाइड्स होते हैं, नॉर्मली हम PCl3 यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड काम में लेंगे, तो यहाँ मिलेगा आपको एल्किल क्लोराइड और साथ में H3PO3, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं इसको। एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ सेम सिचुएशन, रेड फॉस्फोरस में जो हैलोजन यहाँ लिखा है ना उसको OH की जगह आपको लाके जोड़ देना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम आपको पता है, डार्जन प्रोसेस बोलते हैं, डार्जन अभिक्रिया, जिसमें एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2, क्या नाम है SOCl2 का, थायोनिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, पिरिडिन C5H5N, पिरिडिन की प्रेजेंस में अगर हम एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको एल्काइल क्लोराइड, और ये दोनों साइड प्रोडक्ट हैं। पता है ये वाली रिएक्शन है ना बेटा, वो RCl की प्रिपरेशन की बेस्ट मेथड बोली जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ये गैस होने के कारण यहाँ से इजीली क्या हो जाएंगे, रिमूव, और हमें प्योर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, एल्किल क्लोराइड। ये है डार्जन प्रोसेस। देन अपने पास जो रिएक्शन है एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल में ये वापस थर्ड हेडिंग, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन, ये ग्रूज प्रोसेस जो अभी भी हमने पढ़ा था। अगर एल्कोहल की रिएक्शन HCl और साथ में ये देखो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड,
यानी कि ZnCl2 भी यहाँ पे लिखा जा सकता था। यहाँ से आपको वाटर को हटाना है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा देखो, इथाइल क्लोराइड। ग्रूज प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों जब साथ होंगे ना, HCl और जिंक क्लोराइड, तो इसको बोलना जाता है ग्रूव्स प्रोसेस। What is the function of catalyst in above reaction? इस वाले रिएक्शन में जो उत्प्रेरक था अपने पास जिंक क्लोराइड और HCl का, उसका क्या रोल था? तो आप देख रहे हो यहाँ से H प्लस और Cl माइनस, ये H प्लस क्या करेगा, एल्कोहल से किसको रिमूव कर देगा बताओ, OH माइनस को। तो ये तो वाटर के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और ये जो Cl है वो कहाँ जाके जुड़ेगा बताओ, इस प्लस वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ एक रिएक्टिविटी ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वाला एल्कोहल इस रिएक्शन में फटाफट रिएक्शन करेगा। तो याद रखना बेटा, ये 3 डिग्री एल्कोहल है ना, तो जब यहाँ से आप OH को रिमूव करोगे तो हमें मिलेगा 3 डिग्री वाला कार्बोकैटाइन, जो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटाइन और 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। जैसे थोड़ी देर पहले हमने फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा था, वैसे के वैसे यहाँ पर ये कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो वो एल्कोहल यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव होगा जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये OH हटने के बाद कौन सा वाला कार्बोकैटाइन बन रहा है, 3 डिग्री। कैसे पता चला कि 3 डिग्री वाला कार्बोकैटाइन है? सिंपल, जिस कार्बन पे प्लस आ रहा वो वाला कार्बन 1, 2 और 3 अदर कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ, सो इट इज अ टाइप ऑफ टर्सरी कार्बोकैटाइन। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या होगा बताओ, रिएक्टिव, किसकी तुलना में, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल की तुलना में। PCl3 वाला जो हमने इसके ऊपर वाली स्लाइड में देखा था, सेम वही है। एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे आपको, और PCl3 के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे कुछ इस प्रकार से, CH3CH2OH ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, CH3CH2OH ये सेकेंड मॉलिक्यूल, और CH3CH2OH थर्ड मॉलिक्यूल। PCl3 को ऐसे लिखेंगे अपन, ये फॉस्फोरस और इसके साथ ये 3 क्लोरीन। अब आप यहाँ से फॉस्फोरस और यहाँ से इन तीनों OH को गायब कर दो, है ना। देखो 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस, 3 ऑक्सीजन, यानी कि ये रहा वो साइड प्रोडक्ट H3PO3। रिमेनिंग क्या बच रहा है, CH3CH2, ये वाला Cl, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। तो 3 मोल्स ऑफ क्या मिलेगा आपको, क्लोरोइथेन, है ना, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, इसलिए क्लोरोइथेन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये थी रिएक्शन एल्कोहल की फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। ये वापस वही डार्जन प्रोसेस वाली रिएक्शन। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो वही एल्किल क्लोराइड फॉर्म होता है इसके अंदर। थायोनिल क्लोराइड एक्चुअली इसका नाम है ना। और ये दोनों साइड प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया था, गैसियस फॉर्म में होने के कारण इजीली रिमूव हो जाएंगे, हमें यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड अधिक अमाउंट में ऑब्टेन होगा। ये फिर से इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आ गई, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इधर भी आपको हैलोजन मिलेगा और इधर भी वापस क्या मिलने वाला है, हैलोजन। लेकिन हैलोजन का क्या हो जाएगा बताओ, एक्सचेंज। ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ गया, क्लोरीन की जगह आयोडीन। हाँ, इस रिएक्शन में फिक्स है कि इधर आयोडीन ही मिलने वाला आपको, क्योंकि यहाँ आप क्या लोगे बताओ, सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड। तो Na पे प्लस, आयोडीन पे माइनस। अब यहाँ से Na और Br को आप हटा दोगे तो क्या बचेगा पीछे, CH3CH2I आयोडो इथेन। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एसीटोन के साथ। इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। ऐसी कैसे एक और नेम रिएक्शन है, ये देखो स्वार्ट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स है कि इधर भी हैलोजन होगा, लेकिन एक्सचेंज होने के बाद यहाँ 100% कौन पहुँचेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के अलावा और दूसरा कोई हैलोजन यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ जो आप कंपाउंड ले रहे हो, जैसे ये मर्क्यूरस फ्लोराइड, मैं अगर इसकी जगह ये वाला कंपाउंड लेता सिल्वर फ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, इसका मतलब होता है डाई मैथिल सल्फॉक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर होती है CH3S डबल बॉन्ड O, फिर वापस CH3, और अगर आप S की जगह कार्बन लिख दोगे ना तो वो बन जाएगा एसीटोन। इतना सा फर्क है।
अच्छा अब यहाँ देखो आप AgF में Ag पे प्लस और फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये Ag और यहाँ से क्या उड़ जाएगा बताओ Cl, पीछे क्या बच रहा है ये फ्लोरीन इस कार्बन के साथ आके जुड़ेगा, फ्लोरोइथेन अपने को यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दोनों ही नेम रिएक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले वाले फिंकेलस्टाइन में आपको यहाँ आयोडीन मिल रहा था और स्वार्ट रिएक्शन में यहाँ पे फ्लोरीन मिलेगा। सिल्वर सॉल्ट जैसे ये लिखा देखो सिल्वर एसीटेट, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस रिएक्शन को आप यूं समझो कि AgBr जो है ना CO2 को यहाँ से हटा देंगे अपन एक तो, और ये जो Br2 लिखा अगर हम इसको ऐसे लिखें देखो Br सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ से क्या हटा देंगे एक और चीज AgBr, बताओ क्या बच रहा है पीछे, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, और IUPAC में लिखना चाहें तो अपन ब्रोमोइथेन। इस रिएक्शन का नाम क्या बताओ हुन्स-डीकर रिएक्शन। यहाँ से आगे आ जाता है चैप्टर का अगला पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम अगली वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग यहाँ तक इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करके आएँ। धन्यवाद।